हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं इंडियाज़ अफेयर्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 24 जून 2025 है और आज के करंट अफेयर्स आधारित कौन-कौन से एमसीक्यू उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा, कहीं न कहीं आज मुझे देरी हुई इस वीडियो को लेके। आज मैं ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज कौन-कौन से एमसीक्यू हैं जो करंट अफेयर्स बेस्ड बने हुए हैं और वो चर्चा में रहे हैं। पहला यहाँ पर जो आप द हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ था, द हिंदू पर आर्टिकल था कि जो दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे, चाहे सार्क की बात करें, आसियान की बात करें, इसी कंपेयर में ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो इनके बीच जो आपस में ट्रेड होता है उसके बीच जो डिफरेंस है बता रहा है कि देखिए सार्क सार्क है, आसियान है, इसके अलावा बिम्स्टेक है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अगर आप देखें आपस में जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। इसको लेके यहाँ पे बात थी कि जो डिफरेंसेस थे, चाहे पाकिस्तान के बीच हो, चाहे भारत के बीच हो, भारत बांग्लादेश प्रेजेंट में भी थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, उसके अलावा भारत का म्यांमार के साथ हो, तो कहीं न कहीं कुछ इश्यूज यहाँ पे होते हैं जिस वजह से कहीं न कहीं जो व्यापार है, आपस में जो क्षेत्रीय व्यापार उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता, जो संबंध में आर्टिकल द हिंदू में था। तो उस पर यहाँ पे एक एमसीक्यू बना हुआ है, विद द रेफरेंस ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया। तो दक्षिण एशिया में जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है उसके बारे में है। देखिए इंट्रा सार्क मतलब सार्क के देशों के बीच जो आपस में व्यापार है, टोटल जो व्यापार है उसका 20% से ज़्यादा है ना? कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार का 20% से ज़्यादा है। तो यही तो मुद्दा था कि देखिए सार्क क्या है, ठंडे बस्ते में पड़ चुका है ना? ठंडे बस्ते में पड़ चुका है और भी इतना एक्टिव नहीं रहा, तो 20% व्यापार तो बहुत बड़ा होता है ना? पूरे विश्व का। तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस रखते हैं खास तौर पे इसको लेके, ट्रेड को लेके, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला एलिमिनेट करते हैं तो आपका सही आंसर क्या आ जाता है? बी आ जाता है। लेकिन हम और भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन बात कर रहा है इंट्रा रीजनल ट्रेड, जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है आसियान का और ईयू का प्रोपोर्शनली हायर देन द सार्क। ये तो बहुत सही जाहिर सी बात है। देखिए आसियान जो ग्रुप है 1967 में बना था, है ना? पूर्वी एशियाई देशों का, उनके बीच अगर आप देखेंगे ना, उनके बीच जो व्यापार है वो ज़्यादा है यहाँ की कंपेयर में। अगर आप देखो तो ये बात एकदम यहाँ पे सही है। सार्क के कंपेयर में ये बात यहाँ पे सही है। और ईयू यूरोपियन यूनियन है, तो उसमें आपको पता है कि लगभग 27-28 देश हैं यूरोप में, तो उनके बीच जो व्यापार बहुत ज़्यादा है ही सार्क कंपेयर में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। तीसरा सार्क का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है साफ्टा, जिसे हम कह सकते हैं साफ्टा एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, उसकी बात के बारे में बात करता है। इसको साइन किया गया था इनहेंस करने के लिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो क्षेत्रीय आधार पर जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, इसको इस वजह से सार्क के अंदर इसको साइन किया गया था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सार्क जो साफ्टा है, सार्क का पार्ट है, ये भी सही है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो सार्क का जो ट्रेड है ना, ग्लोबल ट्रेड का जो 20% है, 10% बिल्कुल नहीं है, बहुत कम के परसेंट के आसपास, मुझे लगता है आई थिंक 1 या 2% के आसपास ही शायद ये व्यापार है इनके बीच में है आपस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। अब लेकिन यहीं तक बात तो नहीं है, कुछ अब यहाँ पे संस्थाओं के बारे में बात हुई, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 संस्थाएँ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। पहला तो मिल रहा है क्या, यहाँ पे सार्क मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है यहाँ पे आसियान मिल रहा है। आसियान मिला है। सार्क को इस्टैब्लिश कब किया गया था? 1985 में इस्टैब्लिश किया गया था। तो इस्टैब्लिश का जो क्रम है आपको यहाँ पे याद रखना है, जबकि आसियान को 1967 में इस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है? दूसरा अगर हम बात करें, सार्क में 8 देश हैं, यहाँ पे 8 देश आते हैं। 8 देशों के बारे में बात करें तो कौन-कौन से देश हैं? भारत है ना? भारत है। भारत के अलावा कौन-सा है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अलावा कौन-सा देश है? भूटान है। भूटान के अलावा नेपाल है। नेपाल के अलावा मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है। तो ये सारे सार्क देश में आते हैं। वहीं आसियान में अगर आप बात करें तो 10 जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर हम बात करें, ये भारत का अगर मैप है, अगर आप यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट है ना? नॉर्थ ईस्ट अगर आप मान के चलें, ये जो सारे देश हैं यहाँ पे, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस है, ये सारे जो देश हैं आसियान में आते हैं। तो इनको 1967 में शामिल किया गया था और उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम हुई उसके बाद। अगर हम बात करें इसके भारत का जो आसियान के साथ है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन है, ये भी आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। भारत का जो बड़ा व्यापारिक भागीदार है आसियान। तो कुछ बातें यहाँ पे थी, हमने यहाँ पर देखी, स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देख लिया है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जो साउथ एशियन कंट्रीज़ उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो रीजन है ना? आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? ये ट्रेड इन साउथ एशिया के बारे में, यहाँ पे कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इंट्रा ट्रेड है, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि यूरोप में जो आपस में ट्रेड लगभग 60% के आसपास है ना? फिर इसके अलावा ईस्ट एशियन ट्रेड 35% है, साउथ एशियन ट्रेड यहाँ पे आपको 5% से भी कम दिखेगा। तो ये सारे जो ट्रेड का डाटा है यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द लो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया।
दक्षिण एशिया में निम्न आर्थिक एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई इंटर रीजनल ट्रेड कॉस्ट है भारत में दक्षिण एशिया में। तो ये तो बात सही है यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे ज्योग्राफिकली यहाँ पे टेरेन एरिया ज़्यादा है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो कॉस्ट है यहाँ पे आयात निर्यात की वो बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज यहाँ पे बढ़ जाती है, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा, नॉन टैरिफ बैरियर एंड पुअर लॉजिस्टिक, ये भी बात सही है। आपको पता है कि यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं गरीब रहे हैं, और जिस वजह से अगर आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है, लॉजिस्टिक भी कमजोर यहाँ पे दिखाई देता है। ये भी बात सही है। बायलैटरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल टेंशन, ये भी आपको पता है, कुछ डेमोक्रेसीज हैं, कुछ ऑटोक्रेसी हैं, कहीं में मिलिट्री पावर ज़्यादा चल रही है। पाकिस्तान के बारे में देख सकते हैं, बांग्लादेश को देखिए, भारत को देखिए। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह बनता है राजनीतिक तनाव, जिससे व्यापार कमजोर होता है। और वहीं आप देखें यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो उनमें आपस में व्यापार है, चाहे नियम कानून हो, वो सारे डेमोक्रेटिक मैनर में होते हैं, जिससे वहाँ पे व्यापार करना आसान हो जाता है। चौथा, लैक ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बात एकदम सही है। क्षेत्रीय जो संपर्क है उसका अभाव है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे यहाँ पर, जो बात कर रहा है राष्ट्रीय जल धरोहर के बारे में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेक? तो जो राष्ट्रीय जल धरोहर स्थल है, उसका प्रबंधन करने वाला संस्थान इंटेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नई दिल्ली। इंटैक्ट जिसे कहा जाता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कला संस्कृति धरोहर स्थल, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली में। ये वर्क करता है किसे? कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में जो कल्चरल हेरिटेज उसके कंजर्व की यहाँ पे इंटैक्ट काम करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, इन 2025 इंडिया रिसीव द ब्लूमबर्ग फिलिंथ्रोपिस अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ WHO एम्पावर फ्रेमवर्क। WHO एम्पावर फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत को ये परोपकार पुरस्कार मिला है। तो इसमें पूछ रहा है, तो हाँ, अब इसमें यहाँ पे क्या बात करें, किस श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे मिला है? तो यहाँ पे ऑफर हेल्प टू क्विट, तो यहाँ पे भारत को जो बी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे अवार्ड मिला है। भारत को यह पुरस्कार तंबाकू छोड़ने के लिए क्लिनिकल जो हेल्पलाइन है उसके जो प्रयास रहे हैं उस संबंध से WHO ने दिया। WHO के बारे में बात करें तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश किया गया था WHO को। ठीक है, और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे भारत में पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं नियोडियम के बारे में। नियोडिमियम एक महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्व है, यह मुख्य रूप से किस में उपयोग किया जाता है? अभी ये नियोडियम के बारे में बात, ये पवन टरबाइन में उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है ना, और जैसा विश्व के सारे देश हालांकि जो नवीकरणीय ऊर्जा उसकी दिशा में, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें भारत का टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न करना, कब? 2030 तक, है ना। और वहीं 2070 तक भारत का टारगेट क्या है कि नेट जीरो करना, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना। ये जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए भारत को कहीं न कहीं जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में फोकस करना पड़ेगा। अब जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ऑफशोर ऑनशोर विंड। तो इस वजह से जो ऑनशोर जो विंड है, तो एक ये तत्व है उसमें नियोडियम, उसका महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्व है। ये मुख्य रूप से पवन टरबाइन में उपयोग किया जाएगा, जो कहीं न कहीं पवन ऊर्जा संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें एग्रीस्टैक के बारे में। एग्रीस्टैक पर पहली बार नेशनल जो समिट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर के संबंध में ये जो समिट है इसका पर्पज क्या है कि जो एग्रीकल्चर उसमें डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में इंक्लूड करना, जिससे जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाया जा सके, किसानी या खेती को लाभ का धंधा यहाँ पे बनाया जा सके, इस संबंध में भी यहाँ पे चर्चा होनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं लोन टू डिपॉजिट रेशियो, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ये भी आर्टिकल यहाँ पे आज आया हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रही है। क्या बात हो रही है? ये हायर लोन डिपॉजिट रेशियो इंडिकेट करता है हाईएस्ट डिपॉजिट ग्रोथ देन लोन। ठीक है, तो अगर लोन डिपॉजिट रेशियो ज्यादा, इसका मतलब ऋणों की तुलना में जमा होने की वृद्धि ज्यादा है। तो यहाँ पे बात गलत है ना, देखिए डिपॉजिट होता है नीचे, जब किसी भी चीज को कंपेयर किया जाता है तो नीचे उसे रखा जाता है। तो डिपॉजिट की कंपेयर में लोन कितना है ये यहाँ पे बता रहे हैं, ना कि लोन की कंपेयर में डिपॉजिट कितना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे बात कर रहा है कि इसका अर्थ है ऋणों की तुलना में जमा, जबकि यहाँ पे जमा की तुलना में ऋण होना चाहिए। तो ये अपोजिट हो गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, फिनेंशियल 2025-24 में जो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनने निजी बैंक की तुलना में तेजी से ऋण वृद्धि दर्ज किया है। ये तो हमेशा से आदत है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनकी जो कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इनको लोन भी सस्ते मिलते हैं, तो इनकी जो लोन कहते हैं कि जो लोन देने की क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है, क्रेडिट ग्रोथ। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। लोन डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या होता है कि टोटल जितना डिपॉजिट हुआ है उसमें लोन कितना है। ठीक है ना।
ये यहाँ पे बात मान के चलिए कि बैंक के पास 200 रुपए है ना? अब बैंक को एलडीआर निकालना है तो बैंक है जो 200 रुपए डिपॉजिट में कितना लोन बाहर बाँट रखा है, वह यहाँ पे निकालेगा। सपोज़ करिए 20 रुपए बाँट रखा है ना, इंटू 100 अगर आप कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10% के आस-पास आ जाएगा। तो इस तरह से लोन डिपॉजिट रेशियो का कैलकुलेट किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पीएसबी ने ज़्यादा यहाँ पे लोन बाँट रखे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव एनवायरनमेंट। तो आपको पता है कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी के बारे में आपने पता होगा, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है संविधान के भाग 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में। अब उस संविधान के भाग 4 में आर्टिकल है 36 से 51, जो कहीं न कहीं सरकार के बारे में बात करते हैं कि सरकार के लिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन जैसे सरकार की क्षमता होगी तो इनको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसमें जो आर्टिकल 48 ए है वो पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करता है। जिस वजह से यहाँ पे जो प्रश्न था इसके बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 ए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, सिंधु जल समझौता के बारे में बात करेगा, जो 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसका पर्पज क्या था कि जो पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे नदी भी देख सकते हैं फोटो। इसका पर्पज क्या था कि सिंधु झेलम चिनाब जो नदी है उसका पानी पाकिस्तान को प्राप्त होगा, और रावी व्यास सतलज का जो पानी है वो भारत को, उसके उस पर जो अधिकार वो भारत का रहेगा, जिस संबंध में यहाँ पे ये पर्पज था। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो सिंधु जल समझौता उसके अंतर्गत संचालित किस नदियों पर किशन गंगा व रतले परियोजना है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। अगर आपको ये पता है तो कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर सही हो जाएगा। तो बेरीनाग झील से निकलती है, लगभग श्रीनगर के आसपास से निकलती है झेलम नदी, जो बाद में सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है उसी में यहाँ पे चल रहा है। रतले यहाँ पे बात करें ब्यास की, तो रतले ब्यास का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि रतले जो है चिनाब का प्रोजेक्ट है, चिनाव की सहायक है। रतले परियोजना ब्यास की नहीं बल्कि चिनाव नदी पर स्थित है। दोनों नदियां सिंधु जल समझौते के तहत पश्चिमी नदियों के अंतर्गत आती हैं। भारत का सीमित उपयोग का अधिकार है। तो सिंधु झेलम चिनाव आपको पता है, इन दोनों में, इन तीनों में क्या सीमित भारत को अधिकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नदियों के बारे में। यहाँ पे आप देखिए, ये झेलम नदी है, ठीक है ना। ये झेलम नदी यहाँ से निकल रही है और झेलम नदी जाके यहाँ पे चिनाव में मिल रही है और बाद में ये जाके सिंधु नदी में मिल जा रही है। ठीक है ना। झेलम के बाद आप देखेंगे चिनाव भी झेलम में मिल जाती है। फिर रावी भी अगर आप देखेंगे ये निकलती है, झेलम मिल जाती है। ब्यास जो निकलती है वो सतलज में मिल जाती है यहाँ पे, और ये सतलज निकलती है यहाँ पे, सतलज जाके फिर ये यहाँ पे मिलता है, मीठन कोट वगैरह में कोई स्थान है यहाँ पे मिल जाती है, और ये सिंधु नदी के रूप में मिल जाती है और अरब सागर में जाके गिरती है। अगर हम बात करें तो दाएं से कौन कौन सहायक नदी है इसकी? श्योक है दाएं सहायक नदी सिंधु नदी की, गिलगित है, इसके अलावा स्वात है, कुंवर है, काबुल है ना, गुमल है। तो ये सारी नदियां दाएं से मिलती हैं। वहीं बाएं से सतलज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब बाएं से नदियां मिलती है। और जास्कर भी अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? सिंधु नदी की। वेयर इज द वर्ल्ड एक्सपो 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो कहाँ विश्व एक्सपो होने वाला 2025 का? तो इसका सही आंसर होगा ओसाका में। ओसाका कहाँ है? जापान का शहर है, और जापान के बारे में आपको पता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होना, विश्व एक्सपो यहाँ पे होने वाला। इसका पर्पज क्या है, ये थीम क्या है, ये आपको याद रखना है, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं नव्या योजना के बारे में। इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कढ़ाई कौशल प्रदान करना है। तीसरा, यह महिला बाल विकास एमडब्ल्यूसीडी और एमएसडीई कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की ज्वाइंट इनिशिएटिव संयुक्त पहल है। नव्या योजना के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1 और 3। अब इसका उद्देश्य पारंपरिक कढ़ाई को कौशल प्रदान करना है, ये यहाँ पे गलत इसका है। इसका यहाँ पे क्या है? अपरंपरागत, पारंपरिक नहीं बल्कि व्यावसायिक, या जो अगर आप देखें जो वर्तमान में जिसकी आवश्यकता है उसके आधार पर जो कौशल प्रशिक्षण है वो दिया जाना है, ना कि परंपरागत। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा और पहला तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें जनजातीय क्षेत्र में आयोजित बीज उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देसी बीज और जैव विविधता इसका उत्सव है। आयोजन देसी बीज के संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन के संबंध में यहाँ पे किया जाता है। जीबीयू 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर क्या है? तो जीबीयू जो पेनिट्रेटर ये क्या है? ये गहराई तक मार करने वाला बंकर बस्टर बम है ना। अगर आपने अभी सुना होगा कि अमेरिका ने हाल में जो बंकर बस्टर बम का उपयोग किया है किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, तो इसके संबंध में चर्चा है कि जीबीयू 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन एक पारंपरिक गहराई तक मार करने वाला बंकर बस्टर बम है। ठीक है, तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।